नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूं और वहां प्रत्येक दिन टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत कुछ टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं टारगेट से प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से क्विज होता है। और जो टॉपिक टारगेट में दिए जाते हैं उन्हीं टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लेकर आता हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। आज का टारगेट है पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत हम लोग लूसेंट के टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग मुख्य रूप से पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में। आइए शुरुआती पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। अगर आपसे पूछा जाए, वनस्पति विज्ञान को बोटनी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के फादर तो अरस्तु, जूलॉजी के फादर तो अरस्तु ही। अगर बोटनी का फादर पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ पे अरस्तु 3 विषयों के पिता के रूप में जाने जाते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी और पोल साइंस। ठीक है, याद रखेंगे। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया है। आप देखेंगे वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को क्रिप्टोगेम्स कहा गया है और पुष्पोद्भिद को फेनोरोगेम्स कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे पुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। वहीं पुष्पोद्भिद को यानी फेनोरोगेम्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि नग्नबीजी और आवृतबीजी। ठीक है, थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, शैवाल, एल्गी बोलते हैं उसको, कवक, फंजाई और जीवाणु, बैक्टीरिया। वहीं आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित रूप से स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटों में समस्त पुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे को शामिल किया जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है, इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। अपुष्पोद्भिद मतलब का नाम से ही जाहिर है कि अपुष्प, यानी कि उसमें पुष्प नहीं, तो पुष्प नहीं तो बीज भी नहीं। तो जिनमें न पुष्प हो न बीज हो, उस तरह के पौधे को किस वर्ग में रखा गया है? तो क्रिप्टोगेम्स में। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आप ऊपर चार्ट में देख रहे होंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के बारे में बात करेंगे। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात सुकाय का मतलब हुआ कि पेड़ जो पौधा है जड़, तना तथा पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। ये सूक्ष्म पौधे होते हैं और इनमें जड़, तना और पत्ती अलग अलग नहीं होता, बल्कि एक ही में होता है सब कुछ। ठीक है, और कहा गया है कि इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चूँकि जड़, तना और पत्ती नहीं है तो संवहन होगा किस पदार्थ का? संवहन जो भी होता है जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से ही होता है ना। हालांकि उसमें जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं, लेकिन होता कब है? जब आप में जड़ रहेगा, तना रहेगा, पत्ती रहेगा, तो उसी पौधा में संवहन होगा ना। तो चूंकि इनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते हैं, मतलब होते हैं लेकिन अलग अलग विभक्त नहीं होते हैं, तो इसलिए इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत जो 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त यानी कि इनमें क्लोरोफिल होता है, संवहन ऊतक रहित, संवहन ऊतक का अभाव होता है, क्योंकि शैवाल थैलोफाइटा का भाग है और थैलोफाइटा के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती अलग अलग विभक्त नहीं होते हैं। फिर आगे कहा गया है, यह आत्मपोषी होता है और इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। ठीक है, सुकाय सदृश होता है यानी कि एक ही में है, जड़, तना, पत्ती अलग अलग विभक्त नहीं है। आत्मपोषी इसलिए क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिस पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जब व्यक्ति अपने खाद्य पदार्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं पर निर्भर हो, तो उसे ही आत्मपोषी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ लाभदायक शैवाल दिए गए हैं जो कि भोजन बनाने में, आयोडीन बनाने में, खाद बनाने में और औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। आइए हम उन सभी पॉइंट्स को देखते हैं।
भोजन के रूप में जो शैवाल उपयोग में लाए जाते हैं वो है फोरफायरा, अल्वा, सारगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे सारगासन, यहाँ पे सारगासन लिखा है लेकिन ये सारगैसम है। हम लोग भारत के भूगोल नहीं विश्व भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा है कि जलधाराओं के बीच में एक समुद्री घास पाया जाता है, वही समुद्री घास है सारगासन। यहाँ पे सारगासन लिखा है लेकिन एक्चुअल में सारगैसम है और यह एक समुद्री शैवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसको याद रखेंगे और इसको भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कौन कौन? फोरफायरा, अल्वा, सारगैसम, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा फ्यूकस और एक्लोनिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, इनसे आयोडीन बनाया जाता है। ये रटने का चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। आगे है खाद्य पदार्थ के रूप में नॉस्टॉक, एनावीना, केल्प। ठीक है, नॉस्टॉक, एनावीना और केल्प ये शैवाल हैं जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं। और शैवाल किस जगत में है? तो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा में। ठीक है ना। चलिए, औषधि के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, प्रतिजैविक। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनता है और लिमनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये औषधि के रूप में भी उपयोगी है। कौन? शैवाल। देखिए, रिसर्च वगैरह में, अनुसंधान कार्यों में भी इसका उपयोग होता है, जैसे क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया। नाम कुछ थोड़ा नए नए नाम हैं और काफ़ी लंबे और तिरछे हैं, तो आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है और रिसर्च अनुसंधान कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए, काफ़ी व्यापक उपयोग है क्लोरेला का। इसको कहाँ उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान के केबिन में इसको उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी उपयोगी होते हैं शैवाल हमारे लिए। अब हम लोग कवक के बारे में बात करेंगे। कवक क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा के एक भाग हैं। तो कवक के बारे में अभी हम देखेंगे। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइको काइको फाइको साइको। माइको काइको मतलब कवक, फाइको मतलब शैवाल, साइको मतलब शैवाल। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। माइको काइको माइकोलॉजी कवक, फाइको साइको फाइकोलॉजी शैवाल। ठीक है ना। आइए हम लोग कवक के बारे में बात करते हैं। कवक पर्णहरित रहित होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि जिस पादप में क्लोरोफिल नहीं होगा वह कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकता है। वह अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अन्य पे निर्भर रहेगा। ठीक है, तो कवक पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। चूँकि यह क्रिप्टोगेम्स का पार्ट है, तो और क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स में उनके जो पत्तियां होते हैं, जड़ होते हैं, तने होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। तो कवक भी थैलोफाइटा का भाग है और उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है और संवहन उत्तक भी नहीं पाया जाता है। मशरूम कवक है। मशरूम आप देखे होंगे, खाए होंगे। मशरूम कवक है। कवक में जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोस्तों, हम लोग अगर आप अच्छे से कोशिका विज्ञान को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पौधे की कोशिका जो होती है या पादप जगत में जो भी पौधे आते हैं उनकी कोशिकाएं, अधिकांश की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, उन्हीं कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं जो पादप के कोशिका हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे है सैक्रोमाइसेस नामक कवक का उपयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में। ठीक है ना, सैक्रोमाइसेस याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट रटने वाले हैं। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और असमट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग जो हैं वो निम्न है। सरसों में सफ़ेद रस्ट। ठीक है, याद रखेंगे, सरसों में सफ़ेद, सरसों से सफ़ेद रस्ट। ठीक है, गेहूँ में ढीला असमट, सरसों सफ़ेद रस्ट, गेहूं में ढीला असमट। इसको ऐसे भी याद करेंगे। गेहूं में एक और रोग होता है कवक के माध्यम से, इसे किट्टू रोग कहते हैं। आलू में अंगमारी होता है।
गन्ने में लाल अपक्षय होता है, मूंगफली में टीका रोग होता है, आलू का मस्सा रोग भी कवक के कारण होता है, धान की भूरी अर्धचित्ती यह भी कवक के कारण ही होता है, आलू का पिछेला अंगमारी रोग भी कवक के कारण होता है और प्रांकुरों का डैपिंग रोग भी कवक के कारण होता है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है एफला नामक विष कवक से ही बनते हैं। यहाँ पे देखिए पादपों में तो कवक द्वारा जनित रोग दिखा दिया गया है, यहाँ बॉक्स में दिखाया गया है जंतुओं में होने वाले कवक से रोग। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, दमा जो होता है वो किस कवक से होता है तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से होता है। एथलीट फूड होता है पैरों में और पैर काफ़ी चौड़े हो जाते हैं इसमें अजीब ढंग से। ये जो होता है वो टीनिया पेडिस से होता है। खाज एकेरस अस्केविज से होता है। गंजापन टीनिया के पेटिस से होता है। दाद ट्राइकोफाइटान लेस्कोसे से। ठीक है, ये नाम थोड़े बड़े बड़े और अजीब हैं, आप इसको बार बार प्रयास करके याद कर लेंगे। गन्ने का लाल अपक्षय रोग कॉल्ट्रोट्राइकम फैल्केटम से गन्ने का लाल अपक्षय रोग होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पादप जगत को दो भागों में बांटा है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को तीन भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो हम लोगों ने शैवाल और कवक के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का सम्मिश्रण है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लाइकेन, यहाँ पे हेडिंग है लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाला एक पादप है। इसमें कवक तथा शैवालों का परस्पर सहजीवी संबंध होता है। देखिए कहा गया है कि लाइकेन में कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी का होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए कवक और शैवाल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कैसे कोऑपरेट करते हैं यहाँ ध्यान से समझिएगा। कवक जो है वह जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल चूंकि कवक में पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, और शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है, और ऐसे शेयरिंग से दोनों का काम चलता है। तो कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। लाइकेन क्या है? तो कवक और शैवाल का एक तरह से कहें कि मिलन है, और इस घटना को या कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँ। आगे है लाइकेन। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस किस देश के निवासी थे? तो ग्रीक यानी ग्रीस। ठीक है, आधुनिक ग्रीस, प्राचीन यूनान। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे वो जो लिस्ट था उसमें ये लाइकेनोलॉजी का जिक्र नहीं किया गया था, आप इसको याद कर लेंगे। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में बांटा गया है, क्रस्टोस, फेलियोज, फ्रूटिकोज। क्रस्टोस, फेलियोज और फ्रूटिकोज। ठीक है, लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लाइकेन लगभग सभी प्रकार से प्रजनन कर लेता है। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। अगर कहीं वायु का प्रदूषण काफ़ी अधिक है तो वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे, यानी कि लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं, और ये सल्फर डाइऑक्साइड के भी सर्वोत्तम सूचक हैं। जब लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगने लगे तो इन लाइकेन को कॉर्टिकोलस बोलते हैं, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोल्स पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को, और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं, क्योंकि लाइकेन में कवक और शैवाल पाया जाता है। और अगर आप मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो भारत के भूगोल में मैं सब कुछ बताऊँगा। मृदा निर्माण के अंतर्गत जीवाश्म का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और लाइकेन इसमें काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। आर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर आप पढ़े होंगे कि नीला लिटमस लाल हो जाता है एसिड में, बेस में, ऐसे करके। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है वो रोसेला नाम के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे ना? तो प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का प्रयोग होता है वो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। लोबेरिया, इर्बेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। लोबेरिया,
इर्बेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परमेलिया सेक्टिलिसिस, परमेलिया सेक्टिलिस, इसका उपयोग मिर्गी के दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। परमेलिया सेक्टिलिस, परमेलिया सेक्टिलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाया जाता है जिसका नाम है असनिक अम्ल। ठीक है, प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक इनको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग होते हैं उनके काट होते हैं, उनको रोकते हैं। आगे देखिए, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोग में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ जो है वो लाइकेन से बनाई जाती हैं। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ जो होती हैं किससे बनती है? लाइकेन से बनती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में भी उपयोग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस लाइकेन का उपयोग आर्कटिक क्षेत्रों में भोजन के रूप में होता है? तो रेंडियर मॉस और क्लेडोनिया का। आगे है, आइसलैंड मॉस का स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। आइसलैंड मास, आपसे पूछा जा सकता है कि आइसलैंड मास, तो नाम से ही पता है आइसलैंड यूरोपियन देशों में केक के रूप में प्रयोग में आता है। यह एक लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं? तो कवक और शैवाल के परस्पर संयोग होते हैं। जापान के निवासी इंडोकार्पन नामक शैवाल का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है। सालन करी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में इंग्लैंड के एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही कहा जाता है, चूंकि इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। कब? 1683 ईस्वी में। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसका नाम जीवाणु दिया। हो सकता है पहले उस सूक्ष्म जीव को, जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, इसको कुछ और नाम से जाना जाता होगा, लेकिन इसका नाम जीवाणु 1829 ईस्वी में किसने दिया? तो एहरेनबर्ग ने। ठीक है, याद रखेंगे। रॉबर्ट कॉच, जिनका जीवन काल 1843 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक रहा, इन्होंने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और इसके साथ ही इन्होंने रोग का जन्म सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रोगों का जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कॉलरा और टीवी के जो जीवाणु हैं उनकी खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट कॉच। ठीक है। लुई पास्चर, जिनका जन्म 1812 ईस्वी में और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। रेबीज के टीके और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है या कोकस। ठीक है। कौमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के कौमा के आकार के उदाहरण विब्रियो कॉलरी। जो जीवाणु अंग्रेजी के कौमा के आकार के होते हैं वो कौमा आकार के जीवाणु कहलाते हैं और इनका उदाहरण है विब्रिया कॉलरी। ठीक है। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पास्चुरीकरण या पास्चराइजेशन के बारे में बात किया, लुईस पास्चर ने इसकी खोज की। तो दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पास्चुरीकरण का। ठीक है। इसकी दो विधियां होती हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि दूध काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यह विधि तो हो गया LTH यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। दूसरा जो विधि है दूध के पास्चुरीकरण का वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, HTST। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करने से क्या होता है कि दूध काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पे, एनाबीना नॉनस्टॉक। ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना नॉनस्टॉक क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया हैं और ये क्या करते हैं? तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राइजोबियम तथा ब्रैंडी राइजोबियम। ये जीवाणु की जातियां हैं और पाए जाते हैं लेग्यूमिनेसी यानी कि दलहनी पौधों के जड़ों में, और ये क्या करते हैं? तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लस्ट्रीडियम, ये जीवाणु की कुछ जातियां हैं जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है ना। कौन कौन से जीवाणु मिट्टियों
के बीच फंसे वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो राइजोबियम और ब्रेंडी राइजोबियम। ठीक है। चर्म उद्योग में चमड़े के बालों को पर से बसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये चमड़ा कमाना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चमड़ा कमाना, टैनिंग। चर्म उद्योग में कपड़ों से बालों और बसा को हटाने का कार्य जीवाणुओं के माध्यम से ही होता है और इसे चमड़ा कमाना या टैनिंग कहते हैं। अब देखते होंगे अचार, मुरब्बे ये सब काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो कैसे सुरक्षित रहते हैं आइए देखते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रवकुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। देखिए, कोई भी चीज़ खराब होता है तो उसमें जीवाणु की भूमिका होती है, जीवाणु उसको खराब कर देते हैं। तो इससे बचाने के लिए अचार और मुरब्बों को गाढ़ी चाशनी में या नमक के घोल में रखा जाता है। ठीक है। शीत संग्रहार जो है, संग्रहार क्या लिखा है? शीत संग्रह, जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप जो होता है वो होता है -10 से -18 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी ताप पे कोल्ड स्टोरेज में जो है कि सामग्रियों का संचय किया जाता है। शीत संग्रहागार, देखिए अभी मैंने सही पढ़ लिया। शीत संग्रहागार जिसे कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं, जिसका न्यून ताप होता है -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसके संवहन उत्तक अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम का पूर्ण अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है कि संवहन उत्तक का अभाव होता है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है हिंदी उभयचर। उभयचर उसे कहा जाता है जो कि जल में भी रहे और स्थल में भी। आप पढ़े होंगे मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब ही होता है कि जो जल और स्थल दोनों पे रहे। तो इस समुदाय के वनस्पति जगत को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए, इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। हालांकि हर पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा इस कार्य को और काफ़ी अच्छे ढंग से करते हैं। यहाँ पे देखिए स्फेगनम नामक मॉस जो है, मॉस रिक्सिया, मर्केसिया मॉस, या ये सब क्या है? ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। तो स्फेगनम नाम का एक मॉस जो है वह स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगनम मॉस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो काफ़ी उपयोगी होता है स्फेगनम। ठीक है। अब हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। दोस्तों, जिन पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है उनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये सब किसके भाग हैं? तो क्रिप्टोगेन्स के पौधे जो होते हैं वो अधिकांशतः थैलस होते हैं। थैलस कहने का मतलब होता है सुखाए होते हैं और उनमें जड़, तना, पौधा ये सारे अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन इसी में टेरिडोफाइटा एक ऐसा संघ है जिसके जड़, तना और पत्तियां विभेदित होती हैं। पुष्पोद्भिद पौधों में टेरिडोफाइटा एकमात्र ऐसा संघ है जिसके जड़, तना तथा पत्तियां अलग अलग विभेदित होती हैं। तो चूंकि ये विभेदित होती हैं तो इनमें संवहन उत्तक तो पाया जाता है। ठीक है। लेकिन उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे। आगे है तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। अगला पॉइंट है पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि संवहन उत्तक तो पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उनमें भी जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। सहकोशिकाएं वे होती हैं जो कि पदार्थों को आगे बढ़ने में पदार्थों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो इनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने पादप जगत के अंतर्गत क्रिप्टोगेम्स के बारे में बात कर लिया। आगे हम लोग फेनोगेम्स के बारे में बात करेंगे।